हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। सुनो ना दीपाली, अभी जाना नहीं, अभी जाना नहीं, इसके बाद वाला वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। दोस्तों, आपको पता है कि अभी हाल ही में बहुत ही बेहतरीन, आप यूँ कहें कि मानव सभ्यता के विकास के क्रम में, तकनीकी विकास के क्रम में एक नया आयाम जुड़ा था। कुछ दिन पहले 2016 में लगभग मैक्सिको में एक ऐसा बच्चा जन्म लिया था जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी के माध्यम से हुआ था, यानी माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको बोलते हैं, और इसको 3 पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। यानी कि एक बच्चे के जन्म में 3 माता पिता की भूमिका होती है। अभी तक आपने जाना है कि 2 बच्चों की, मतलब एक बच्चे की जन्म में 2 माता पिता, यानी एक माता और एक पिता की भूमिका होती है, लेकिन इसमें एक माता की भूमिका बढ़ जाती है ना। 3 माता पिता मिलकर एक बच्चे की जन्म दे रहे हैं। ये कौन सा तकनीकी है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और हमारे भारत में क्या इस तकनीकी को इम्प्लीमेंट किया गया है कि नहीं किया गया है, ये एक मुद्दा चर्चा का विषय है। दोस्तों, आपको मालूम होगा, जिसको IVF का नाम आपने जाना होगा, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजर। IVF वह तकनीक है कि निसंतान जो पेरेंट हैं, है ना, निसंतान पेरेंट के उदासे भरे मन में एक जिज्ञासा का कारण बनता है। IVF का एक टेक्नोलॉजी है इन विट्रो फर्टिलाइजर। मतलब उसमें क्या होता है, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में बारी बारी से, उसको आप लोग देखिएगा। देखिए, जब मैरिज होती है बहुत प्रसन्नता होती है, खुशी होती है कि भाई जिंदगी के नए सूत्र में बंध रहे हैं। समस्या आती है कुछ दिन के बाद, जब उस पेरेंट को बच्चे नहीं होते हैं, तो दोनों फ्रस्ट्रेट होते हैं। आप देख रहे हैं आपस में तुकबंदियां होती है बेवजह का, वो इस पर एलिगेशन लगा रहा है, ये इस पर एलिगेशन लगा रही है। ये समस्या बना हुआ है आफ्टर मैरिज। इसके कारण इन समस्याओं से निजात के लिए ही IVF टेक्नोलॉजी जो है इन विट्रो फर्टिलाइजर की, दोनों के मतलब फीमेल का एग और मेल का स्पर्म दोनों लेकर, है ना, नीचे ये फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। कहाँ? लैब में। और फिर लैब के में फर्टिलाइजेशन करके उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है महिला के, यानी फीमेल के गर्भ में। ठीक है, हम बारी बारी से इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों देखिए, अभी जो चर्चा का विषय ये है कि ब्रिटेन में, यानी UK में 3 माता पिता के DNA से पैदा हुए एक बच्चे की हालिया खबर ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के पीछे वैज्ञानिकों की जो जिज्ञासा है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये देखिए, यही बच्चा है, ब्रिटेन का पहला 3 पेरेंट बेबी है। आपको मालूम है 3 पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी, मैं टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करूंगा। ब्रिटेन का पहला बच्चा है ये, और 3 पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाला UK दुनिया का पहला देश है। ये पहली बात ध्यान रखिएगा। और UK के बाद दूसरा जो देश है उसका नाम है, अभी हाल फिलहाल में 3 पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, वो ऑस्ट्रेलिया है। बिना समय गंवाए हुए हम चलते हैं अब अगले सेगमेंट में। देखिए, यहाँ पे 2 फीमेल है और 1 मेल है, दोनों के मिलने से एक बच्चा जन्म ले रहा है, इसीलिए इसको 3 पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी कहते हैं, है ना। वर्ल्ड रेडी फॉर 3 पेरेंट बेबीज। बात समझ में आ रहा है? ये करेंट इश्यूज बना हुआ है, इसीलिए ये चर्चा का विषय बना। हम आपको बताते हैं परंपरागत रूप में जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें बच्चे का विकास कैसे होता है, और इसके बाद जो टेक्नोलॉजी है उसमें किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। IVF मैंने अभी बताया है, IVF का क्या प्रोसेस है। देखिए, गर्भ में भ्रूण का विकास जो होता है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में ये अंडाशय है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये अंडाशय है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये अंडाशय, एग होता है ये। ठीक है, ये जो है ये जो रेड वाला पार्ट है ये गर्भाशय है, गर्भ है, फीमेल में होता है, और ये जो है फैलोपियन ट्यूब है ना। स्पर्म, ये जो एग है, महिला में जो एग है वो महिला में एग
इसी के माध्यम से ऐसे आता है, ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय में आता है ना। और मेल का जो स्पर्म है ये वेजाइना है, ये जो है आप देखिए योनि है जिसको आप वेजाइना बोलते हैं, इस वेजाइना के माध्यम से यहाँ पर इंजेक्ट होता है। यहाँ से आया हुआ एग और यहाँ से आया हुआ स्पर्म दोनों के मिलता है जब यहाँ पर, तो यहाँ होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं। और यही फर्टिलाइजेशन जो है भ्रूण का निर्माण करता है, और भ्रूण का निर्माण ही बच्चों के विकास का आधार है। ये तो हो गया बाय नेचुरल प्रोसेस। लेकिन अगर किसी माता पिता को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आईवीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी में होता क्या है, इसको आप गौर से देखिए। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आप नहीं समझ पाइएगा कि हम आपको समझाने का क्या प्रयास कर रहे हैं। आईवीएफ टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि फीमेल का एग लिया जाता है ना, देखिए फीमेल का एग लिया जाता है, इसके बाद मेल का स्पर्म लिया जाता है। फीमेल का एग यानी फीमेल में अंडाणु होता है, तो फीमेल में एग लिया गया, या देखिए यहाँ, और मेल का स्पर्म जैसे शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु लिया जाता है। दोनों को है ना, दोनों को ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है ना, वेयर स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू द एग, मतलब इन दोनों को यहाँ पर क्या किया जाता है, 5 दिन तक 5 डेज तक एम्ब्राय यानी कि भ्रूण को है ना विकसित होने दिया, ग्रोथ होने दिया जाता है। और जब ये 5 दिन तक ये दोनों यानी कि फीमेल का एग अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु जो दोनों मिलने के बाद एक अलग लेबोरेटरी में, देखिए यहाँ लेबोरेटरी में कैसे कैसे काम किए जाते हैं। देखिए दोनों का जो यहाँ पर निषेचन किया गया है, तो निषेचन में देखा जाता है कि यहाँ पे अंडाणु या एगाणु, अंडाणु या शुक्राणु यानी कि एग या स्पर्म दोनों की स्थिति क्या है। यहाँ देखिए ये एग है और ये स्पर्म है। प्रेगनेंसी के लिए मात्र एक स्पर्म, लाखों स्पर्म जो है वो निकलते हैं, लेकिन एक स्पर्म काफी होता है। तो इसमें दोनों का कंप्यूटर पे देखिए, लैब में ले जाके इसका कंप्यूटर में देखते हैं कि 5 दिन में कितना विकास हो रहा है, इसका कितना विकास हो रहा है, ये जानने का इसमें प्रयास किया जाता है। इसके बाद जब अपनी अवस्था में सब कुछ ठीक ठाक जांच में पकड़ में आ जाता है, तब उसको इस यहाँ पे फिर फॉलिप ट्यूब में, यानी कि ये जो गर्भाशय है जो आपने यहाँ देखा, यही फीचर है यहाँ पे, इसी गर्भाशय में इसको भ्रूण को डाल दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, और फिर महिलाएं जो है फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती हैं, है ना। संभावना ज़्यादातर होती है क्योंकि जिस चीज़ की कमी होती है वो कमी का निदान जो है यहाँ पर लेबोरेटरी में ही कर दिया जाता है ना, और इसके बाद फिर वहाँ पे इंजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि संभावना रहती है मैक्सिमम कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। अब यहाँ पर दोस्तों हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये हुआ क्या है। अब जो टेक्नोलॉजी आया है, ये सारी चीज़ें जो हो रही है, इसमें सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट आता है अब माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी का, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी या 3 पेरेंट आईवीएफ के रूप में जिसको जाना जाता है, इसमें हुआ क्या है सुधार, इसको देखिए आप दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया है, देखिए पेरेंट एम्ब्रॉय मतलब होता है, एम्ब्रायो मतलब होता है भ्रूण है ना। पेरेंट यानी कि मेल और फीमेल दोनों का स्पर्म और एग है ना, दोनों जब को लिया गया और लेबोरेटरी में ले जाया गया। अब देखिए यहाँ पे जो आप ये बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये क्या है, पेरेंट का न्यूक्लियस है, जिसको केंद्रक कहा जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस को केंद्रक कहा जाता है, यही मेन सेगमेंट है, इसको निकाल लिया जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी आगे चर्चा करूंगा। ये होता क्या, इस टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, MRT यानी 3 पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी, उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें क्या किया जाता है कि ये जो केंद्रक है उसको निकाल लिया जाता है अलग लैब में, है ना। और ये जो आप देख रहे हैं, ये येलो टाइप का, ये जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कमजोर होती है,
इसी के कारण आने वाले पेरेंट के जो बीमारी होती है उसका आने वाले बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है अनुवांशिकता का वाहक है, अनुवांशिकता का वाहक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर किसी माता पिता में कोई बीमारी हो, है ना, तो कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि हमारे पास हमारे जो शरीर में बीमारी है वो हमारे बाल बच्चों में जाए। तो इसके लिए ये टेक्नोलॉजी इजाद की गई जिसको कहा गया माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी, MRT या IVF 3 पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी। इसमें क्या किया जाता है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये केंद्रक कोश निकाल लिया जाता है और ये साइड में येलो येलो जो देख रहे हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अनहेल्दी है ये अच्छा नहीं है, ये बीमारी का कारण बन सकता है। मैं इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, बारी बारी से समझने का प्रयास कीजिए। तब क्या किया जाता है, पेरेंट के न्यूक्लियस को निकाला जाता है। इसके बाद अब गौर से देखिए, पेरेंट के न्यूक्लियस को अंदर अलग निकाला गया और जो डोनर है, जो फीमेल अलग, दूसरा मैंने कहा 3 पेरेंट है, तो एक पेरेंट यहाँ पे तो है मेल और फीमेल के बॉडी में जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसको निदान करने के लिए कोई तीसरे फीमेल से कोई तीसरी औरत के जो अंडाणु है, एग है, उसको लिया जाता है। उसमें फिर क्या किया जाता है, लेबोरेटरी में उसके जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उसको रिमूव कर दिया जाता है ना, रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियस तो हमने यहाँ पे ले ही लिया जो ओरिजिनल वाले माता पिता है उसका, है ना। और इसके बाद इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो ओरिजिनल माता पिता के माइटोकॉन्ड्रिया है, वो क्या है, अनहेल्दी है, यानी कि स्वस्थ नहीं है, ठीक नहीं है, उसी को रिप्लेस करना है। तो जो फीमेल का हमने यहाँ पर ये एग लिया है, अंडाणु लिया है, उसमें का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया को हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसमें शामिल करने के बाद ये सारी सेगमेंट तैयार की जाती है और 5 दिन तक दोस्तों फिर क्या होता है, इसी प्रकार से 5 दिन तक जो है लैब में उसकी टेस्टिंग की जाती है। तब उसके बाद उसको गर्भाशय में इंजेक्ट कर दिया जाता है और इस प्रकार से ये 3 पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी काम कर रहा है। अब देखिएगा, हम आपको बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया अधिकांश यूकेरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक झिल्ली की तरह एक अंग है। बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक झिल्ली के समान अंग है, ठीक है। उन्हें अक्सर कोशिकाओं का पावर हाउस, देखिए एग्जाम वाले के लिए बेहतर है, कोशिकाओं का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है ना, क्योंकि ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP के रूप में सेल की अधिकांश ऊर्जा का उत्पन्न करता है। कोशिका जो है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ATP जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में सेल की अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न करते हैं क्योंकि एनर्जी मिलता है सेल को। सेल का फॉर्मेशन, सेल जो है विकास करने में मदद करता है। देखो हमारे शरीर का जो ये रूप है, आकार है, ये सब सेल के फॉर्मेशन का परिणाम है। कोशिका का विभाजन ही शरीर के निर्माण का कारण बनता है। इस चीज को समझिए, कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो शरीर जो है बुढ़ापे की तरह ढलना शुरू हो जाता है ना। जो आदमी को झुर्रियां आने लगती है ना चेहरे पे, उसका मूल कारण क्या है, कोशिका निर्माण की क्षमता कम हो जाना, मतलब उसकी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे ही माताओं के बच्चों का भी वही समस्या आएगा, क्योंकि जेनेटिक ट्रांसफर होगा, उसका आनुवांशिक लक्षण जो है आने वाले बच्चों में जाएगा और वो हमेशा माता के माध्यम से जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से ही जाता है। आनुवांशिकता का वाहन, माता पिता का लक्षण बच्चों में माँ के माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से जाता है। ये बात को समझिए। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं, या झिल्ली नुमा यही माइटोकॉन्ड्रिया है, देख रहे हो आप, ये माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली नुमा, यही चीज आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखो
कार्य क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्या काम करता है, ये एग्जाम वाले बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन की तरह एक पूरा काम करता है जो पोषक तत्वों के एटीपी में परिवर्तन करता है। अभी एटीपी की चर्चा किए हम। माइटोकॉन्ड्रिया कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा को कोशिका के लिए उपयोगी के रूप में परिवर्तन करता है। जो आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो आपको मिलता है, उस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को, है ना, ऊर्जा के रूप में कोशिका के पास भेजता है, ताकि कोशिका जो है हमारे शरीर का सेल जिसको बोलते हैं वो विकास कर सके। सेल का विकास होना ही शरीर की वृद्धि और शरीर के चमकता चेहरा का कारण है। जिसके शरीर का कोशिका विभाजन कमजोर हो रहा है उसका शरीर झुर्री पड़ जाएगा, विकास नहीं हो पाएगा। एटीपी का उत्पादन करने के लिए ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करते हैं, यानी कि चयापचय करते हैं, जो विभिन्न सेलुलर कोशिकाओं को शक्ति प्रदान करता है। मतलब अभी बोला कि कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल सिग्नलिंग पाथवे में भाग लेते हैं और सेल की वृद्धि, सेल के विकास, विभेदन और एपोप्टोसिस जैसी प्रक्रियाओं में को प्रभावित करते हैं, यानी कि सेल के विभाजन के लिए ये जरूरी होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, देखते हैं आपको। देखिए विरासत में क्या है, इसका जो परंपरा है उसका माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, जिसको एमटी डीएनए बोलते हैं। एमटी का मतलब हो गया माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है के रूप में जाना जाता है, जो आवश्यक प्रोटीन की एक छोटी संख्या को कूटबद्ध करता है। अधिकांश पशुओं में एमटी डीएनए पूरी तरह से मां से विरासत में मिलता है। अभी मैंने बताया कि मां से, मदर से विरासत में मिलता है। एमटी डीएनए में उत्परिवर्तन से माइटोकॉन्ड्रियल विकार और विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एक केंद्र है, केंद्रक होता है, और इसके माध्यम से, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया जो है अनुवांशिकता का वाहक है, और माँ के पास जो बीमारी होगी या पिता का जो बीमारी होगा तो क्या होगा, आखिर बच्चा जो गर्भ में पल रहा है, माँ के गर्भ में पल रहा है, तो माता और पिता दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो आने वाला समय, आने वाला जो बच्चा का ट्रांसफर है, बच्चा में वो बीमारी कैसे जाएगा, माता के माध्यम से जाएगा, क्योंकि माता ही उसको गर्भ में 9 महीना पाल रही है, उसी का दूध पी रहा है, सब कुछ उसी के साथ कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अगर प्रॉब्लम आया तो वो डिजीज आने वाले बच्चों में आ जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर हो गया है। तो इसीलिए तो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए दूसरे पेरेंट को लिया जाता है। देखिए इसमें देखना है माइटोकॉन्ड्रियल कुछ रोग हैं, वो रोग बहुत खतरनाक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो अभी मैंने बताया है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई कमी आती है तो बीमारी हो जाता है। कौन सी बीमारी है कि देखिए माइटोकॉन्ड्रियल रोग में ऊर्जा उत्पादन को प्रभावित कर सकता है, मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, मांसपेशियां को प्रभावित कर सकता है, गुर्दे को प्रभावित कर सकता है, हृदय, यकृत, लीवर उसको प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा देखिए न्यूरोमस्कुलर विकार है, ये आंखों की रोशनी को प्रभावित करता है। जो ब्रेन के न्यूरो सिस्टम को प्रभावित जब करता है तो उससे आंखों की रोशनी प्रभावित हो जाती है ना, जो आमतौर पर 20 साल की उम्र से पहले बच्चों में देखा जाता है ना। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया के रोग से लेह सिंड्रोम होता है। लेह सिंड्रोम जो है किस प्रकार का बीमारी है, देखिए लेह सिंड्रोम में बच्चों का जो मस्तिष्क का इलाका है ना, ये प्रभावित होता है, ये विकास नहीं कर पाता है, और इसका परिणाम ये होता है ना, कि बच्चे का मानसिक बुद्धि, मतलब जो बुद्धि है वो बहुत कमजोर होता है, मंद बुद्ध हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरा सेगमेंट में। और क्या है मैंने बताया, आंखों की गतिविधियों में कमी आ जाती है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज से। इसके बाद क्या क्या और है, देखिए इसमें आता है एक, जिन शिशु में लेह सिंड्रोम होता है ना, उन्हें खाने में परेशानी होती है। लेह सिंड्रोम एक बीमारी है जो माइंड को प्रभावित करता है ना, खाने में परेशानी होती है, सिर न संभाल पाना, विकास में देरी, उसके बच्चे के विकास में देरी होता है। यह बीमारी 3 महीने से 2 साल के बच्चों में देखने को मिलता है, लेकिन बच्चों का जो ग्रोथ का समय होता है उसी में ये समस्याएं देखने को मिलता है। ये सब तब हो रहा है जब माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही नहीं है, और उसके माध्यम से बच्चों को ये आने वाले फ्यूचर में बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट MDT या MRT के माध्यम से
ये समस्या का निदान करने का प्रयास किया गया है ना। वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है इसका, अभी मैंने प्रोसेस में बताया है कि एक फीमेल है एक मेल है ना। इसको ऐसे सब देखिए, एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों हस्बैंड वाइफ है ना। इन दोनों का, फीमेल का एग और मेल का स्पर्म है ना, दोनों जब मिलता है, दोनों जब मिला तो यहां पर जाइगोट का निर्माण करता है। ये जाइगोट जो है जिसको भ्रूण कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। नेचुरल रूप में ये क्या है, फॉलिपियन ट्यूब में होता है। फॉलिपियन ट्यूब में गर्भाशय होती है, गर्भाशय में ये सारी प्रक्रिया होती है। लेकिन जब गर्भाशय में यानी कि फीमेल के इस स्पर्म या एग के कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया जो मैंने दिखाया था अभी, उस माइटोकॉन्ड्रिया में कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए तो उस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए ही हम क्या करते हैं, एक अलग फीमेल के एग को लेते हैं, इसके एग से न्यूक्लियस को हटा देते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को ले लेते हैं। और तब क्या होता है कि इसके अंदर की एग जो है, इसमें का जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों का ले लेते हैं। लेकिन इसका जो है हम क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हटा देते हैं, क्योंकि ये बीमारी है, उसमें प्रॉब्लम है। तो इसके जगह पर इसका माइटोकॉन्ड्रिया हम लेकर और अलग जो है लेबोरेटरी में उसको हम 5 दिन तक भ्रूण के विकास को आगे बढ़ाते हैं। जब वो भ्रूण विकसित होने लगता है अपनी पूर्ण अवस्था में, तब उसको क्या करते हैं, हम इंजेक्ट कर देते हैं क्या, फीमेल के गर्भाशय में, है ना। और वहाँ पे फिर बच्चों का मतलब डॉक्टर के ट्रीटमेंट की जाती है और उसके डॉक्टर के देखरेख में बच्चों का विकास किया जाता है। इसी को 3 पेरेंट यानी कि एक बच्चे को जन्म लेने में एक मेल है 2 फीमेल की भूमिका है, एक मेल है और 2 फीमेल की भूमिका है। इसी को माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी कहते हैं, है ना, या 3 पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसी के बारे में हम डिटेल में यहाँ बताए हुए हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई भी तकनीकी पूरी तरह से सही है, उसमें दुष्प्रभाव भी है। दुष्प्रभाव ये है कि न्यूनतम जोखिम के बिना आशाजनक उपलब्धि करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया दोषपूर्ण होगा पूरी तरह से, उतना प्रोसेस होने के बाद भी इसकी गारंटी नहीं है ना। यद्यपि सर्वसम्मति से स्थापित करने और बेहतर परिणाम हेतु तकनीक का परिष्कृत करने, उस पर और ज़्यादा शोध करने की जरूरत है। हालांकि ये चर्चा का विषय लगा कि ब्रिटेन में बच्चा जन्म लिया है, 8 बच्चा जन्म लिया है, अभी हाल फिलहाल का न्यूज है, करंट इशूज है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। खैर, इसमें एक चीज और है, ब्रिटेन में ऐसा देखा गया कि 6500 शिशुओं में से लगभग 1 माइटोकॉन्ड्रियल विकार से प्रभावित होता है और इस देश में लगभग 1200 लोग स्थिति माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज से ये बहुत सारे 6500 में 1200 लोग जो है बीमार हैं। तो ऐसा माना गया कि इस माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी से कम इतने लोगों को तो हम बचा सकते हैं ना। इसलिए हमेशा कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें कमी होती है, लेकिन विकास को ध्यान में रखते हुए इस पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे फिर एक ऐसा टेक्नोलॉजी आपके साथ लेके आएंगे जो हमारे देश में कैंसर के उपचार की सस्ती टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। और ये टेक्नोलॉजी, खुशी की बात है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया है इजाद उसका। तो ये हम अगला वीडियो आपके समक्ष लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, तभी काम चलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।